हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज 5 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं 5 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूरी व्याख्या के साथ। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे और सभी प्रश्नों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। और देखिए, सबसे पहले देखते हैं 5 फरवरी का इतिहास। देखिए फ्रेंड्स, 5 फरवरी 664 में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग का निधन हुआ था। अगला बिंदु है कि 5 फरवरी 1961 संडे टेलीग्राफ, जो कि ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर है, उसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। 5 फरवरी 2016 को ही वित्त मंत्रालय ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। तो ये मत समझिएगा कि यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था। यूट्यूब तो 2005 में बना था और इसकी शुरुआत 14 फरवरी के दिन हुई थी 2005 में। क्यूबा देश अमेरिका के कब्जे से 1904 में मुक्त हुआ था। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। और अब आज के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे को समझते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा जो डेटा होता है उसको तैयार किया जाता है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। ये अभी हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। और IFSR यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 बताती है कि वन क्षेत्र में पहला स्थान मिलता है मध्य प्रदेश को, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वन का वो मध्य प्रदेश में है। वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर देखा जाए पिछला जो IFSR रिपोर्ट आया था उसके मुकाबले 2021 में, अच्छा 2 साल पर आता है, ये भी याद रखना कि इसकी जो बारंबारता होती है वो 2 साल पर होती है। ठीक है, तो वन क्षेत्र 2019 और 2021 में अगर तुलना करें तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो किस में हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। लेकिन क्षेत्रफल में प्रथम मध्य प्रदेश है। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र भारत में है? तो मात्र 2%। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको भी। और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत की रैंक तीसरी है, मैंने आपको अभी बताया। वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। और 2010 के बाद भारत में कुल देखा जाए तो कितना 2,66,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। और वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर रूस आता है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र ये मिलेगा देखने को आपको हरियाणा में, जबकि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो प्रतिशत वन क्षेत्र है वो मिजोरम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के मुकाबले सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो मिजोरम में आपको मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी भी बिंदु पर कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2021 के बारे में, तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो यह 24.62% है। और किसी भी मतलब ये कहा जाता है ना कि भारत के एक संतुलित जलवायु के लिए, इकोसिस्टम के लिए वन क्षेत्र का 33% होना सही माना जाता है। 1/3 होना चाहिए, जो कि अभी काफ़ी मुझसे पीछे हैं। जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज हैं, पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। जबकि अगर टोटल फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे टॉप पर मिजोरम है, 84.53% वहाँ पर वन क्षेत्र हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश है, 79.33% है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में भी और एरिया वाइज भी अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही दूसरे स्थान पर है। फिर मेघालय है 76%, मणिपुर है 74.34% और नागालैंड आता है 73.90% पर। टोटल जो मैंग्रोव कवर है वो कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है।
हाल ही में एनपीसीआई एंड यूपीआई ने सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब मनाया? एनपीसीआई और यूपीआई ने अभी हाल ही में 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह को मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एनपीसीआई और यूपीआई दोनों अलग अलग नहीं हैं। एनपीसीआई ने ही यूपीआई की फैसिलिटी को स्टार्ट किया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं दिलीप असबे। और यूपीआई आप जानते ही हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। वर्तमान में इसका जो ऑनर है वो कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में एक किताब आई है द क्लास ऑफ 2006 की एक ये किताब लॉन्च हुई है, जिसको लिखा गया है आकाश कंसल के द्वारा। आकाश कंसल ने लिखा है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल द्वारा लिखित द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। और पुस्तक को वस्तुतः आईआईटी कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोहों में एक में लॉन्च किया गया था। 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड हैं। एपिसोड वाइज इसे लिखा गया है, जो कॉलेज में बिताए गए समय को याद करते हैं। विमोचन किया गया था अमेजॉन किंडल पर आर माधवन के द्वारा। एक जाने माने अभिनेता हैं ये, इनके बारे में आप जानते ही हैं। और हाल ही में कुछ किताबें रिलीज हुई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फियरलेस गवर्नेंस किताब लिखी गई किरण बेदी के द्वारा। इसके बाद ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल। सुभाष गर्ग की लिखी किताब है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। और जयंत घोषाल की किताब है ममता बियॉन्ड 2021। लेपर्ड डायरीज लिखी गई है संजय गुब्बी के द्वारा। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, ये किताब का पूरा नाम है। और अनफिनिश्ड, ये एक मेमोयर है, आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नीलिट के महानिदेशक कौन बने हैं? नीलिट वही संस्था जहाँ से आप CCC करते हैं, O लेवल करते हैं, A लेवल, B लेवल, C लेवल वगैरह। तो यहाँ पर जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मदन मोहन त्रिपाठी बन गए हैं नीलिट के महानिदेशक। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने 1 फरवरी को नीलिट यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। यह संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। नाइलिट के बारे में बताएं आपको तो नाइलिट IEECT में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर काम करता है। IT सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के शिक्षण और प्रशिक्षण के विकास पर यह काम करता है। यह राष्ट्रीय स्तर का एक परीक्षा निकाय है जो विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण और प्रशिक्षण के अनौपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों और संगठनों को प्रत्यायित करता है। नाइलिट अनौपचारिक क्षेत्र में पहले ही ज्ञान आधारित कुशलता पाठ्यक्रम चला रहा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर आधारित पाठ्यक्रम है O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल। हार्डवेयर पाठ्यक्रम में CHMO तथा CHMA स्तर, इसके अलावा अन्य कई और। ठीक है, तो ये है नाइलिट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गेल ने कहां पर नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन के मिक्सचर की भारत में ऐसी पहली परियोजना को स्टार्ट किया है? मतलब यहाँ पर जो नेचुरल गैस होगी उसमें हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन के अंतर्गत आता है, नेचुरल गैस भी स्वच्छ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी सी एनर्जी को और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा इस पहल के द्वारा। तो ये जो परियोजना है इसे इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है गेल के द्वारा, GAIL, गेल के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, गेल इस प्रोजेक्ट में बनी गैस को अवंतिका गैस लिमिटेड, इसका मुख्यालय इंदौर में है, तो इंदौर को सप्लाई करेगा। यह प्रोजेक्ट गेल के साथ साथ HPCL का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को घटाना। अभी COP का जो हाल ही में सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा।
2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है जिसको जारी करता है कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। लेकिन जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निदेशक कौन है? सुहास चक हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर की एक खबर के मुताबिक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 ये बताती है कि देश भर में इस दौरान कम से कम 6 पत्रकारों की हत्या हुई, 108 पर हमला हुआ, 13 मीडिया संस्थानों या अखबारों को निशाना बनाया गया और इस दौरान 8 महिला पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया या समन जारी किए गए या उनके खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज की गई। और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता के तहत जो प्रेस होते हैं चलते हैं, इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रावधान किया गया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहां पर लॉन्च किया गया है? द जेट जीरो इमिशन को लॉन्च किया गया है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में इसे लॉन्च किया गया है और ये पानी के ऊपर चलेगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, ये पानी के ऊपर मूव करेगा। इसमें कुल मिला के 8 से लेकर 12 आदमी तक बैठ के यात्रा कर सकते हैं और ये 40 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये मूव करेगा, चलेगा। तो काफ़ी दिलचस्प होगा ये। द जेट नाम रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द जेट। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित और लॉन्च किया जाएगा। द जेट 8 से 12 यात्रियों को 40 समुद्री मील की गति से पानी के ऊपर उड़ कर ले जाने में सक्षम है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में कल भी हमने पढ़ा था। जैसे कि BSF के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। CRPO के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह हैं। CISF के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह हैं। ITBP के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। SSB के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा, अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। NSG के महानिदेशक MA गणपति हैं, जबकि IB के महानिदेशक हैं अरविंद कुमार। रॉ के महानिदेशक कौन है? सामंत गोयल हैं। CBI के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं और CBI के विशेष निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा हैं। DRDO के अंतर्गत एक संस्था है, मतलब DRDO का ही एक डिवीजन है, सेक्शन है DRDL, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है श्रीनिवास मूर्ति। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, श्रीनिवास मूर्ति। तो GS श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में DRDO के DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। रक्षा विंग तेलंगाना के अनुसार डॉक्टर दशरथ राम की रिटायरमेंट के परिणाम स्वरूप मूर्ति एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रमुख प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। DRDL की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? हैदराबाद में। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और आपको याद होगा कि सिंधु नेत्र उपग्रह और स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI, आकाश संजी मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG, CRPF के लिए रक्षिता नामक मोटर बाइक, स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास के सफल परीक्षण आदि के लिए हाल ही में DRDO को जाना गया। तो DRDO के द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए कुछ प्रमुख उत्पाद आपके सामने हैं। विश्व इस्पात संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? देखो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे बड़ा जो स्टील उत्पादक है वो है चाइना। दूसरे स्थान पर आता है हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन इसका सही जवाब ए होगा और दूसरे स्थान पर है भारत। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन ने 2021 में कुल 1031.8 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया है, जबकि 2021 में चीन के उत्पादन में 3% की गिरावट भी दर्ज की गई है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा
इस्पात उत्पादक देश बना है। और विश्व इस्पात संगठन का जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको कहाँ पर, ब्रिसेल्स में। हाल ही में तोरगिया महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तोरगिया महोत्सव। देखिए फ्रेंड्स, तोरगिया महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय के लोगों ने 3 दिन का तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आयोजित किया। इसका उद्देश्य क्या होता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु लामा छोंगखापा के सम्मान में इसे मनाया जाता है और इस महोत्सव के दौरान शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कुछ और भी त्यौहार मनाए गए, जिसमें लोसांग महोत्सव मनाया गया सिक्किम में, स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया लद्दाख में, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का अतिथि राष्ट्र रहा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये फिल्म है कुछंगल। और किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कल पूछा गया था कि फिनिक्स आश्रम का संबंध किससे है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था फिनिक्स आश्रम, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी है। और ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपने यूनियन बजट पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर उसको आपने वॉच किया है तो डेफिनेटली इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे पाएंगे। और अगर अभी तक वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके ये वीडियो तुरंत वॉच कीजिए। इससे आपको 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों के बीच, चाहे जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हों, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।